हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 11 अकाउंट्स का बहुत ही अच्छा चैप्टर करने वाले हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, आपको ये चैप्टर पढ़ के बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं ये चैप्टर आपको बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही इजी वे में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, पूरे यूट्यूब में आप देख लेना, इतने इजी वे में, इतने सुंदर तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन आपको कहीं भी कोई पढ़ाने वाला टीचर नहीं मिलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है 10 से 15 मिनट 20 मिनट इस वीडियो को देख लेना और उसके बाद बताना कमेंट में कि मैं और टीचर से अच्छे तरीके से आपको ये पढ़ाने में सफल हुआ हूं या नहीं हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। स्कूल में आप लोग मैथमेटिकल इक्वेशन बहुत सारे पढ़ चुके होंगे, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैथ्स का इक्वेशन है। इसका मतलब होता है कि इस साइड का वैल्यू, इस साइड का वैल्यू और इस साइड का वैल्यू हमेशा क्या होगा, इक्वल हो। ठीक है, तो ये मैथ्स का इक्वेशन है। इसी के बेसिस पर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी कि कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल हमेशा एसेट्स के टोटल के बराबर होगा। ठीक है, यानी इस साइड अगर कुछ भी इंक्रीज होगा तो इस साइड भी इंक्रीज होगा, इस साइड अगर कुछ भी डिक्रीज होगा तो इस साइड भी डिक्रीज होगा। ठीक, अब आइए मैं आपको इसको समझाता हूं। बिजनेस दो तरीके के पैसों से चलाया जाता है। एक ओनर का खुद का कंट्रीब्यूशन, यानी जो भी बिजनेस का मालिक यानी ओनर होता है वो अपना पैसा बिजनेस में लगाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और इसके अलावा बाहर से भी, आउटसाइड से भी हम लोग पैसा लेकर बिजनेस में लगाते हैं, जैसे कि बैंक से लोन लेकर, किसी सप्लायर से, क्रेडिटर से पैसा लेकर, उधार लेकर हम लोग बिजनेस में लगाते हैं, किसी फ्रेंड या रिलेटिव से भी पैसा उधार लेकर हम लोग अपने बिजनेस में लगाते हैं। ओनर अगर अपना खुद का पैसा बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, और बाहर से जो आउटसाइडर से जो पैसा लेकर हम लोग बिजनेस में लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। तो मान लीजिए कि मैं अपने बिजनेस में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करता हूं खुद का, तो ये कैपिटल है, और 5 लाख रुपया बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस में लगा देता हूं। ठीक है, ये लायबिलिटी है। बैंक लोन लायबिलिटी है। जो भी आउटसाइड का पैसा है, आउटसाइडर का पैसा है जिसको हम लोगों को पे करना है, वो सब लायबिलिटी होता है। ठीक है, यानी बिजनेस में टोटल 15 लाख रुपया हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 लाख अपना, 5 लाख मार्केट से उधार लेके। ठीक है, तो ये पैसा हम लोग बिजनेस में किस काम के लिए लगा रहे हैं, ये पैसा हम लोग बिजनेस में लगा रहे हैं एसेट्स को खरीदने के लिए। यानी कोई भी बिजनेस अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उस बिजनेस को चलाने के लिए रिसोर्सेस चाहिए। ठीक है, रिसोर्सेस का मतलब एसेट होता है, एसेट मतलब प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, ये सब हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट या प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 15 लाख हम लोग बिजनेस में लगाते हैं, किसी भी बिजनेस में लगाते हैं, तो बिजनेस को चलाने के लिए आपको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस सब चाहिए। ठीक है, तो ये एसेट्स जो हम लोग खरीदेंगे 15 लाख से, तो ये 15 लाख के बराबर होगा या इससे ज्यादा हो जाएगा, तो ये हमेशा इसके बराबर ही होगा। अगर आपके पास 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख अगर बच भी जाता है तो जो कैश इन हैंड या कैसेट बैंक होगा वो भी एसेट ही होता है, क्योंकि वो भी बिजनेस में जरूरी होता है बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये 15 लाख जितना हम लोग लगाएंगे उतना ही का एसेट हम लोग खरीद पाएंगे, यानी कि बोथ साइड क्या होगा, हमेशा बोथ साइड का टोटल हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, इस साइड अगर कुछ भी इंक्रीज होगा तो इस साइड भी कुछ ना कुछ सेम अमाउंट का इंक्रीज होगा, इस साइड अगर कुछ डिक्रीज होगा तो इस साइड भी डिक्रीज होगा, या फिर इस साइड का ही कोई आइटम इंक्रीज होगा, कोई आइटम डिक्रीज होगा, लेकिन बोथ साइड का टोटल इक्वल होगा, या फिर इस साइड का ही कोई आइटम इंक्रीज होगा, कोई आइटम डिक्रीज होगा, लेकिन बोथ साइड का टोटल हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि इस साइड का कोई आइटम का मतलब, तो लायबिलिटी बहुत टाइप का होता है और एसेट भी बहुत सारा टाइप का होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बैलेंस शीट दिखाता हूं जिसमें आपको बहुत सारे एसेट और बहुत सारे लायबिलिटीज का नाम मिलेगा, जिससे आपको आसानी होगी एसेट और लायबिलिटी को समझने में। ठीक है, तो इतना अगर आप क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ठीक, तो इस चैप्टर में, यानी कि अकाउंट्स में, क्लास 11 अकाउंट्स में हम लोग जब लास्ट में पहुंचेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में, यानी फाइनल अकाउंट चैप्टर में, तो वहां भी हम लोग बैलेंस शीट को पढ़ेंगे।
ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए एक बार बैलेंस शीट को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम बैलेंस शीट इक्वेशन भी होता है। तो जब तक आप बैलेंस शीट को नहीं देखेंगे इसको समझना काफी दिक्कत भरा हो सकता है आपके लिए। और ऐसे भी इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग इक्वेशन तो बनाने के लिए बोला ही जाएगा, साथ साथ में किसी किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए भी बोला जाता है। तो बैलेंस शीट को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक लायबिलिटी साइड और दूसरा होता है एसेट साइड। एसेट साइड में हम लोग एसेट्स को लिखते हैं और लायबिलिटी साइड में हम लोग लायबिलिटीज को नोट करते हैं। तो अब लायबिलिटी साइड में हम लोग सबसे पहले कैपिटल को लिखेंगे। कैपिटल भी लायबिलिटी ही होता है, ठीक है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि ओनर और उसका बिजनेस दो अलग अलग एंटिटी है। ओनर का पैसा जब बिजनेस में लगता है तो वो बिजनेस का पैसा नहीं होता है, ओनर का पैसा होता है। इसलिए बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी होता है, ठीक है। लायबिलिटी दो टाइप का होता है, एक इनसाइड लायबिलिटी और एक आउटसाइड लायबिलिटी। तो कैपिटल जो है वो इंटरनल लायबिलिटी है, यानी इनसाइड लायबिलिटी है। और ये सब जो है बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, ये सब आउटसाइड लायबिलिटी है या एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। कैपिटल भी लायबिलिटी ही होता है, इनसाइड लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम लोग कैपिटल का अमाउंट यहां पर लिखेंगे, उसके बाद बैंक लोन को लिखेंगे, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट अगर है तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट भी बैंक लोन ही होता है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। क्रेडिटर यानी जिससे हम लोग उधार में गुड्स परचेस करके लाते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है। बिल्स पेबल जिससे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद उधार लेते हैं वो हमारा बिल्स पेबल होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब जैसे कि मेरे यहाँ स्टाफ काम कर रहा है, 1 मंथ की सैलरी बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, काम करा लिया लेकिन उसका सैलरी अभी ड्यू है, पेमेंट नहीं हुआ है। रेंट, लैंडलॉर्ड को 1 मंथ का रेंट अभी देना बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना बाकी है। तो जो भी एक्सपेंसेस ड्यू हो चुका है उसका पेमेंट नहीं हुआ है उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। और एडवांस इनकम यानी किसी का काम बिना किए अगर हम लोग कोई पेमेंट ले लेते हैं तो वो एडवांस इनकम होता है, उसको हम लोग लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होता है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स यानी कि डेटर वो होता है जिसको हम लोग गुड्स क्रेडिट यानी उधार में बेचते हैं। बिल रिसीवेबल भी डेटर का ही दूसरा नाम है एक तरह से, इसको भी हम लोग उधार यानी क्रेडिट में गुड्स बेचते हैं लेकिन एक डॉक्यूमेंट साइन करवाने के बाद, एक पेपर पे साइन करवाने के बाद हम लोग उधार देते हैं, वो हमारा बिल रिसीवेबल होता है, ठीक है। अक्रूड इनकम, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी एसेट होता है, कैसेट बैंक, कैसिन है, ठीक। तो इस साइड का टोटल देखिए, वो फॉर्मूला जो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, आपको वो फॉर्मूला यहाँ पर भी दिखाई देगा। ये कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल है, ये हमेशा एसेट के टोटल के बराबर होगा, यानी कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमेशा एसेट के टोटल के बराबर होगा, ठीक है। इस साइड में अगर कुछ भी इंक्रीज होगा तो इस साइड में भी इंक्रीज होगा, इस साइड अगर कुछ डिक्रीज होगा तो इस साइड में भी डिक्रीज होगा, ठीक है। 2 रूल हो गया। थर्ड रूल ये है कि इसी साइड का कोई आइटम इंक्रीज होगा, कोई आइटम डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आइटम बोलने का मतलब है कि इतना सारा लायबिलिटी होता है, इसी में से कोई लायबिलिटी बढ़ सकता है, कोई लायबिलिटी घट सकता है, लेकिन बोथ साइड का टोटल बराबर बराबर होगा। इतना सारा एसेट है, इसी में से कोई एसेट बढ़ सकता है, कोई एसेट घट सकता है, लेकिन बोथ साइड का टोटल क्या होगा, हमेशा बराबर बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को बना के देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनता कैसे है। और अब मैं जो आपको बोल रहा था कि सबसे यूनिक तरीके से मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताने वाला हूं, अब मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उससे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आप कंपेयर कर लेना दूसरे टीचर्स जो आपको वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, और मैं जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, आप कंपेयर करके देखना कि डिफरेंस है या नहीं है, फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैं आपको कुछ काम की चीजों को एक बार नोट करा देता हूं। देखिए, कुछ रूल्स बता देता हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन जब भी हम लोग बनाएंगे तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका कम से कम 2 इफेक्ट, डबल इफेक्ट जरूर होगा। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, लेन देन करेंगे, बिजनेस में कैपिटल लगाएंगे, गुड्स खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, बैंक में पैसा जमा करेंगे, गुड्स बेचेंगे, तो कोई भी ट्रांजैक्शन जब भी करेंगे कम से कम उसका 2 जगह इफेक्ट पड़ेगा, यानी 2 जगह उसका प्रभाव पड़ेगा, 2 जगह उसको कम से कम लिखेंगे, ठीक है। और कभी कभी 3 या 4 जगह भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का जो ट्रांजैक्शन है वो कैसा है, ठीक है, लेकिन कम से कम 2 जगह जरूर लिखेंगे उसको, ठीक। अब एक और काम की चीज को आप लिख लीजिए। कैपिटल हमारा जो भी रहता है क्वेश्चन में, उसके बाद अगर किसी भी तरह का कोई भी इनकम या प्रॉफिट होता है,
ठीक है, किसी भी तरह का इनकम या प्रॉफिट या गेन होता है तो हम लोग उसको कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, और किसी भी तरह का एक्सपेंसेस या लॉस होने पर हम लोग उसको कैपिटल में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये रूल आप याद कर लीजिए, एक्सपेंसेस या लॉसेस को कैपिटल में से माइनस करना चाहिए। माइनस फिगर को ब्रैकेट में हम लोग दिखलाते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल है, कैपिटल के साथ इसको प्लस किया जाता है और ये माइनस किया जाता है। ठीक है, ये रूल हो गया। और एक बात याद रखना है कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका इफेक्ट कम से कम कितनी जगह पड़ेगा, 2 जगह पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन आज हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अभी। ऐसा एक फॉर्मेट बना लेंगे, यानी कि जब भी हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसा एक फॉर्मेट हम लोग जरूर से बना लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मेट हमारा फिक्स है। जितनी बार भी क्वेश्चन बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का ऐसा फॉर्मेट जरूर बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे एसेट होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, एक्रूड इनकम। ठीक है, तो सभी एसेट्स को प्लस 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 करके लिखना है, और कैपिटल के बाद लायबिलिटी भी बहुत सारे होते हैं, लायबिलिटी को भी प्लस प्लस करके लिखना है। ठीक है, किसी भी जब भी कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो सभी क्वेश्चन में सारे एसेट और लायबिलिटी का नाम नहीं आता है। कुछ एसेट का नाम आएगा, कुछ लायबिलिटी का नाम आएगा, यानी 2-3 एसेट 1-2 लायबिलिटी का नाम आएगा। तो अब पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से एसेट का नाम आने वाला है, कौन कौन सी लायबिलिटी का नाम आने वाला है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे और देखेंगे कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कौन कौन सी चीजों पर पड़ने वाला है, और उस इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग एसेट और लायबिलिटी को पहले डिसाइड कर लेंगे, और उसके बाद फॉर्मेट में लिखने के बाद क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बहुत स्मूथली बन जाएगा, कहीं पर भी कोई ओवर राइटिंग कटिंग नहीं होगा। और आपको जो प्लेस डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है कि कितना जगह इस साइड रखना है, कितना जगह उस साइड रखना है, और उसके बावजूद आप कभी कभी फंस जाते हैं, हौच-पौच हो जाता है पूरा, वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि जो ट्रांजेक्शन है उसका इफेक्ट कहां पड़ने वाला है। ठीक, ओके। अब देखिए यहां पर फर्स्ट लाइन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000, 75,000 रुपया 75,000 लगा के हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, हम लोग बिजनेस में कैश लगा रहे हैं 75,000, यानी बिजनेस में कैश बढ़ेगा, और ये कैश हम लोग कैपिटल के नाम पर बिजनेस में लगा रहे हैं। तो ये मैं यहीं पर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि एक जगह ये हमारा इफेक्ट पड़ेगा कैश के ऊपर, और एक साइड लायबिलिटी साइड में हमारा इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल के ऊपर। ठीक है, कैश पर इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी एक साइड ये नाम मिला हम लोगों को और एक साइड का ये अभी एक नाम हमको ये मिल गया। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000, पैसा देकर, कैश देकर 5,000 का फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो यानी कि बिजनेस में से 5,000 रुपया कैश जाएगा, कैश में से डिडक्ट कर देंगे, और एक नया एसेट आ जाएगा बिजनेस में, उसका नाम होगा फर्नीचर। ये हम लोग पहले ही डिसाइड कर ले, हम लोग अभी क्वेश्चन बना ले रहे हैं, इसका इफेक्ट चेक कर रहे हैं। ठीक है, कैश आएगा, फर्नीचर, कैश जाएगा, फर्नीचर आएगा, इसमें माइनस होगा, इसमें प्लस होगा। बॉट गुड्स फ्रॉम राम प्रसाद, यहां पर पर्सन का नेम गिवन है लेकिन फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग राम प्रसाद से गुड्स खरीद रहे हैं लेकिन फॉर कैश नहीं लिखा हुआ, मतलब उधार में, क्रेडिट में गुड्स खरीद रहे हैं राम प्रसाद से 15,000 का। तो एक तो एसेट बढ़ जाएगा बिजनेस में जिसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, और उधार लेने की वजह से बिजनेस में एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जिसको बोलते हैं क्रेडिटर। जो हमारा सप्लायर होता है जो हमको गुड्स उधार में देता है उसको क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 7,500, 7,500 का सामान 10,000 में बेच रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट हो रहा है 2,500 रुपए का। ठीक है, इसका इफेक्ट 3 जगह जाएगा। एक तो गुड्स स्टॉक जा रहा है 7,500 का, स्टॉक में से 7,500 माइनस करेंगे, पैसा कितना ले रहे हैं कस्टमर से 10,000, कैश में 10,000 प्लस करेंगे, और जो प्रॉफिट होता है, अभी हम लोगों ने बात किया प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है और एक्सपेंसेस या लॉस होने से बिजनेस का कैपिटल घटने लग जाता है। तो यहाँ 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है, उसको कैपिटल में लिखेंगे, 3 जगह इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड, बैंक में खाता खोलकर 5,000 जमा कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, 5,000 कैश जाएगा, कैश में से माइनस कर लेंगे, और एक नया एसेट बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, बैंक बैलेंस, कैश में से माइनस करेंगे 5,000, बैंक में प्लस करेंगे 5,000। ठीक है, इसके बाद पेड सैलरी टू द ऑफिस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं 11,200 रुपया,
ठीक है। 11,200 रुपया ऑफिस स्टाफ को हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं। तो ऑफिस स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, मतलब एक्सपेंसेस हो रहा है, कैश में से माइनस करेंगे और कैपिटल में से माइनस करेंगे। किसी भी तरह के एक्सपेंसेस या लॉसेस को कैपिटल में से माइनस कर देना चाहिए। एक तो पैसा जाएगा, कैश में से माइनस कर लेंगे। दूसरा, एक्सपेंसेस या लॉसेस को कैपिटल से घटा देना चाहिए, कैपिटल में से घटा देंगे। एसेट साइड में इफेक्ट चेक करने के बाद हम लोगों को 4 नाम मिल रहा है और लायबिलिटी साइड में 2 नाम मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमारा नक्शा बनकर तैयार है। अब हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे 2 मिनट में। ठीक है, तो कैश, फर्नीचर, स्टॉक, बैंक, और इस साइड में 2 नाम। हम लोग यहां पहले से ही डिसाइडेड जो एसेट है उसको लिख लेंगे, कैश, फर्नीचर प्लस स्टॉक प्लस बैंक, 4 नाम हो गया। इस साइड में कैपिटल प्लस क्रेडिटर। आप चाहें तो लायबिलिटी को इस साइड और कैपिटल को उस साइड में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मुझे ज्यादा सुंदर लगता है। ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शन, किसी किसी स्कूल के टीचर आपको बोलेंगे कि ट्रांजैक्शन नहीं लिखना, तो अगर आपके स्कूल टीचर बोल रहे हैं ट्रांजैक्शन नहीं लिखना है तो आप मत लिखिए, और अगर बोलते हैं तो आप लिख लीजिए। ठीक है, जैसे स्कूल के सर खुश रहते हैं आप वैसा काम करिए। लेकिन ट्रांजैक्शन लिखने से क्या होता है, थोड़ा सा काम करना अच्छा लगता है, सुंदर लगता है फॉर्मेट। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा ट्रांजैक्शन लिख के बनाऊंगा, आप अपने स्कूल के हिसाब से कर लेना काम। ठीक, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस, कितना से हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं देखिए, 75,000 से। 75,000 कैश में प्लस करेंगे, फर्नीचर अभी नहीं है उसके सामने 0 लिख देंगे, स्टॉक अभी नहीं है 0 लिख देंगे, बैंक बैलेंस अभी नहीं है 0 लिख देंगे। और ये पैसा जो 75,000 हम लोग बिजनेस में लगा रहे हैं, ये कैपिटल के नाम पर लगा रहे हैं, तो कैपिटल में भी लिखेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसका डबल इफेक्ट होगा, एक जगह कैश पर इसका इफेक्ट पड़ेगा और एक कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा। यहां पर भी लिखेंगे, यहां पर भी लिखेंगे। क्रेडिटर अभी है नहीं फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, तो 0 लिख। ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब हम लोग सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ चलेंगे। देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, 5,000 का फर्नीचर खरीदेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज फर्नीचर। कैश में से माइनस होगा 5,000 क्योंकि पैसा जाएगा, और फर्नीचर में प्लस हो जाएगा 5,000। इसी साइड का एक आइटम माइनस हो रहा है, एक आइटम प्लस हो रहा है, और किसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, कैपिटल में भी नहीं लिखेंगे, क्रेडिटर अभी 0 है। ठीक है, 2 इक्वेशन जब भी आमने सामने आ जाता है तो एक बार क्या करना चाहिए, इसका बैलेंस कर लेना चाहिए और न्यू इक्वेशन निकाल लेना चाहिए। 75 में 5 माइनस करेंगे तो आएगा 70,000 प्लस 5,000 प्लस 0 प्लस 0, यहां पे 75,000 और यहां 0। हर बार हम लोग बोथ साइड का टोटल चेक कर लेंगे। इस साइड का भी टोटल 75 है अभी, इस साइड का टोटल भी 75 है अभी। ठीक है, थर्ड ट्रांजैक्शन, बॉट गुड्स फ्रॉम राम प्रसाद, उधार में राम प्रसाद से 15 का सामान खरीदेंगे। 15 का सामान राम प्रसाद से खरीद रहे हैं हम लोग, यहां पर सिर्फ शॉर्टकट में लिखेंगे बॉट गुड्स। ट्रांजैक्शन को हमेशा छोटा लिखना चाहिए। कैश का कोई काम हुआ नहीं है, कैश के सामने 0। फर्नीचर का कोई काम नहीं है, 0। स्टॉक आ रहा है हमारे पास 15,000 का, ऐड करेंगे। बैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कैपिटल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है गुड्स खरीदने से। और क्रेडिटर में प्लस होगा 15,000 क्योंकि राम प्रसाद मेरा क्रेडिटर है, उधार लेने से क्रेडिटर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद जैसे ही 2 ट्रांजैक्शन हो जाता है हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे। 70,000 में 0 माइनस कीजिए, 70,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 0, 75,000 प्लस 15,000। बोथ साइड का टोटल आप चेक कर सकते हैं, अभी भी बोथ साइड का टोटल क्या है, इक्वल है, इतने ट्रांजैक्शन के बाद भी। अब हम लोग 4th नंबर ट्रांजैक्शन में जाएंगे।
सोल्ड गुड्स 7500 का गुड्स 10,000 में सेल करेंगे, 2500 का प्रॉफिट होगा। गुड्स जाएगा 7500 का, कैश आएगा 10,000, प्रॉफिट होगा 2500। ठीक है। सोल्ड गुड्स कैश में लिखेंगे 10,000 प्लस, फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक माइनस होगा 7,500, प्रॉफिट हो जाएगा 2500 रुपया, जो कि हम लोग कैपिटल में ऐड कर देंगे। क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम लोग न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे। 10 में 70 में 10,000 ऐड करेंगे, यहां का टोटल हो गया 80,000 प्लस 5,000 प्लस सॉरी यहां से माइनस करेंगे तो आएगा आपका 7,500 0 77,500 और यहां 15,000। बोथ साइड का टोटल आप बार बार चेक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 5, ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 5,000। बैंक में अकाउंट ओपन करके 5,000 रुपया जमा करेंगे। ठीक है, हम लोग यहां लिख सकते हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में 5,000 जमा करेंगे, कैश में से माइनस कर देंगे 5,000, फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैंक में प्लस कर देंगे 5,000 क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ेगा, कैश हमारा क्या होगा, घट जाएगा। कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, कैपिटल के सामने 0, क्रेडिटर के सामने भी 0। और एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे। 75,000 प्लस 5,000, यहां पे 77,500 और 15,000। बोथ साइड का टोटल चेक करते जाएंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन, पेड सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 11,200। ऑफिस स्टाफ को हम लोग सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट में लिखेंगे पेड सैलरी। ऑफिस स्टाफ को सैलरी देंगे, कैश में से माइनस होगा और ये एक्सपेंसेस है, किसी भी तरह के एक्सपेंसेस या लॉसेस को कैपिटल में से डिडक्ट कर देना चाहिए। कैश में से माइनस करेंगे 11,200, यहां पर फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैंक पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्सपेंसेस को कैपिटल में से माइनस करेंगे, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्रेडिटर में। और इसके बाद हम लोग एक बार फिर क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे। $63,800 प्लस 5,000 प्लस 7,500 प्लस 5,000, ठीक है, इक्वल्स टू यहां पर होगा 366 प्लस 15,000। ठीक है, ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन के तैयार है। आप चाहें तो इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल यहां पर करके फाइनल इक्वेशन लिख सकते हैं, और नहीं तो इतना में भी आपका काम हो गया है। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बन के रेडी हो चुका है। आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करो, और मैंने आपको कैसे पढ़ाया ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ।